ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। आपकी संस्था सेव लाइफ फाउंडेशन की पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 2026 इसी साल में एक फैसला दिया है। तो अगर आप सरल भाषा में बताएं तो वो फैसला असल में क्या बदलाव लाएगा, क्या बदलता है, उसमें ऐसा क्या बोला गया है? जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो एक चेन ऑफ सर्वाइवल होती है, मतलब जो जीवित रहने की जो कड़ी है, उसको सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है अगर हमें देश में जानें बचानी है जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति होते हैं उनकी। तो उसके लिए जैसे मैं अभी बता रहा था कि कौन सा नंबर डायल करना है, देश में एक नंबर होना चाहिए जो कि एक 3 साल का बच्चा भी याद रख सके। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो भारत सरकार ने जो 112 नंबर इशू करा था कई साल पहले, जिसको कि स्टेट्स को अडॉप्ट करके उसमें सारे नंबर उसको फीड करने थे, वो काम नहीं हुआ था अभी पूरे देश में। तो 112 को एक सुनिश्चित यूनिवर्सल एक्सेस नंबर उसको करा जाए। दूसरा उनका ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर आप आगे आके किसी की मदद करते हैं और आपको जो सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी हुई थी, उसके बावजूद अगर आपके साथ कुछ गलत होता है या आपको हरासमेंट होता है, तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम होना चाहिए जिसको कि आप अप्रोच करके वहाँ पर शिकायत कर सकें कि मैं किसी की मदद कर रहा था और मेरे साथ उसके बावजूद ये इस प्रकार का ट्रीटमेंट हुआ है। उसके बाद जो पैरामेडिक है, जो कि एम्बुलेंस आ रही है, जो उसमें जो व्यक्ति हैं जो कि ट्रेंड होने चाहिए, उसकी ट्रेनिंग सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित कर दी है कि उनके पास किस प्रकार का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद जो अस्पताल हैं, अस्पताल 4 प्रकार के सुनिश्चित हुए हैं, लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक। लेवल 4 होता है सबसे बेसिक अस्पताल, जो कि आपको प्राथमिक चिकित्सा प्रोवाइड कर सके। लेवल 1 वो होता है जो कि ब्रेन की भी न्यूरो सर्जरी कर सके, दिमाग की भी सर्जरी कर सके। तो इस प्रकार के जो लेवलिंग की वजह से जो एम्बुलेंस है वो डिसाइड कर पाएगी कि अगर इंजरी, चोट इस प्रकार की है तो हम सही अस्पताल में, कौन से अस्पताल में ले जाएं उसको। तो उसकी जो ग्रेडिंग है उसको करने का उन्होंने सुनिश्चित करा है। यानी जो एम्बुलेंस आएगी कॉल करने पर उसमें डॉक्टर बैठे होंगे और वो डॉक्टर ही एसेस कर देंगे तुरंत कि कितनी गंभीर चोट लगी है और इनको कहाँ ले जाएं। जी, जो डॉक्टर हैं या पैरामेडिक हैं, अगर पैरामेडिक होंगे तो उनका एक सर्टिफिकेशन फिक्स हो गया है कि वो सर्टिफिकेशन उनके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर आप अस्पताल ले जा रहे हैं किसी को, जो एम्बुलेंस अस्पताल जा रही है, तो अस्पताल को प्रायर नोटिफिकेशन, मतलब अस्पताल को ये जानकारी हो जाए कि हमारे पास ये व्यक्ति आ रहा है, इसको किस प्रकार की चोट लगी है और हमारी तरफ से क्या सही तरीके का अरेंजमेंट करना है वो लोग अपनी तरफ से कर सकें। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री जी की पीएम राहत योजना लॉन्च हुई है, जिसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर रोड एक्सीडेंट हॉस्पिटलाइजेशन एंड ट्रीटमेंट स्कीम, जिसके अंतर्गत 7 दिन तक 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा भारत सरकार उठाएगा जो सड़क दुर्घटना के जो व्यक्ति हैं स्पेसिफिकली उनके लिए। लेकिन उसका जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टेट्स पे सही तरीके से नहीं हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है क्योंकि पीएम राहत स्कीम प्राइवेट अस्पतालों को भी, जो कि कई बार घायल व्यक्तियों को लेने से मना कर देते हैं, उनको 1.5 लाख रुपए तक का वो जो ट्रीटमेंट का जो खर्चा है वो उनको प्रदान करेंगे। तो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको जल्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो एक पूरा जो ढांचा जो देश में मिसिंग था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो पूरा ढांचा जो है वो एक ही ऑर्डर में बना दिया। गोल्डन आवर में जो इलाज की है वो सुनिश्चित करने के लिए पूरा एक सिस्टम तैयार कर दिया। लेकिन एक चीज बताइए सर कि पहले भी कई बड़े फैसले आए, जैसे परमानंद कटारा केस में आया था, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर केस और गुड सैमरिटन कानून था, फिर भी ये नया फैसला क्यों जरूरी था? क्या कमी थी पहले के सिस्टम में? देखिए, पहले के सभी जो जजमेंट्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सराहनीय है। अगर हम परमानंद कटारा केस की बात करें तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि किसी भी घायल व्यक्ति को अस्पताल मना नहीं कर सकता, उसको प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए। उसके बाद जो पश्चिम बंगाल का केस आया उसमें इमरजेंसी केयर को एक राइट की तरह बोला गया। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो 2016 का जो गुड समैरिटन लॉ का जो फैसला है, जो कि हमारे ही सेव लाइफ के ही केस में आया था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित करा था कि गुड समैरिटन को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो तीनों ही महत्वपूर्ण जजमेंट हैं, लेकिन इन तीनों जजमेंट में ये नहीं बताया गया था कि उन जजमेंट्स का फॉलो कैसे होना है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे होना है, किस व्यक्ति को क्या काम करना है जिससे कि अस्पताल लोगों को मना ना कर सकें, और अगर मना करें तो उसके बाद उनको क्या पनिशमेंट मिलेगा, या अगर गुड समैरिटन का अगर जो राइट है, जो इंसुलेशन है, अगर वो उनको ना मिले तो किस प्रकार से उसको वो कहाँ पर शिकायत कर सकते हैं।
तो हालांकि ये सारे जजमेंट महत्वपूर्ण हैं। इन जजमेंट्स में जो मिसिंग था वो ये था कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो। ये जो भी जजमेंट आया 26 मई का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़ी चीज़ें करी हैं। एक तो ये बताया है कि इस पूरे जो चेन ऑफ सर्वाइवल की जो मैं बात कर रहा था उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, और उसके लिए उन्होंने 10 डायरेक्शन दिए हैं। दूसरा जो उन्होंने बड़ा काम करा है वो ये है कि इस मामले को अभी तक उन्होंने डिस्पोज ऑफ नहीं करा है। मतलब हर 3 महीने जो माननीय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं उनको एक रिपोर्ट फाइल करनी है कोर्ट में कि स्टेट वाइज देश में जितने भी राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उन्होंने इन 10 डायरेक्शंस का पालन करा है कि नहीं करा है, उसकी हर 3 महीने में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को फाइल होगी। सुप्रीम कोर्ट इस केस को मॉनिटर करेगा। तो ये दो बड़ी चीज़ें हुई हैं जो कि पहले केसेस में नहीं हुई थी, जिसकी वजह से ये एक लैंडमार्क जजमेंट बन गया है। तो पीयूष जी, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दे दिए हैं तो जमीन पर इसका असर कैसे देखा गया? एक आम आदमी जो है, एक आम नागरिक है, उसको कैसे पता चलेगा कि सिस्टम सच में बदल रहा है? जैसे आपने कहा हर 3 महीने पर रिपोर्ट आएगी सुप्रीम कोर्ट में, अटॉर्नी जनरल देंगे, तो आप क्या इसको वॉच कर रहे हैं कि कैसे ये इम्प्लीमेंट हो रहा है और कैसे आम जनता तक ये बात पूरी तरह पहुंचे कि ये बदलाव हुआ है? जी, एक तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस मुद्दे को उठाया। आपके ही ज़रिए से काफ़ी लोगों को पता लगेगा इसके बारे में, माला जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये भी कहा गया है कि भारत सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट्स को इसकी बड़े स्तर पर इसको लोगों को अवेयर करने के लिए उनको जानकारी देनी है। तो ये भी स्टेट जो प्रचार जो करना है वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो है कि मेरा ये मानना है कि लोग इसमें अंतर तब देख पाएंगे जब वो 112 नंबर में फ़ोन करेंगे और उस नंबर से उनको पुलिस, फायर डिपार्टमेंट और हेल्थ, ये 3 चीज़ों की मदद इमीडिएटली मिल जाएगी। उनको अलग अलग नंबरों पे फ़ोन नहीं करना पड़ेगा, एक ही नंबर से सिर्फ 112 मिलाएंगे और उनको सारी मदद एक ही साथ मिल जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ा तरीका होगा जब लोग जान पाएंगे कि जो बदलाव है वो ज़मीनी स्तर पर हो रहा है। दूसरा, जब हम आते हैं गुड समैरिटन पर, कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं और आपको के साथ अगर कुछ, वैसे तो कानूनी तरीके से कुछ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको यही मेरा सवाल था कि उनको जो गुड समैरिटन होंगे उनको कैसे वो बिना डर के मदद करेंगे, उनको किस तरह सुरक्षा मिलेगी, वो इस जजमेंट में कैसे कहा गया है वो बताएं। तो उसमें ये होगा कि अब हर जनपद में डीएम के अंडर या कलेक्टर के अंडर एक सिस्टम सेटअप करा गया है जिसमें कि आप ऑनलाइन भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और आप वहां जाके भी याचिका दायर कर सकते हैं कि आपने किसी की मदद करने की कोशिश की, उसके डिटेल्स ये हैं, और मदद करने के बावजूद आपके साथ जो ट्रीटमेंट हुआ है वो कानूनी जो आपको जो सुविधा मिली है, जो प्रोटेक्शन मिली है, उसके अंतर्गत नहीं हुआ है। तो अब एक सिस्टम बन गया है जिसके अंतर्गत आप इसमें आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और भारत सरकार की जो राहवीर स्कीम है जिसके अंडर जो लोग मदद करते हैं उनको 25,000 रुपये मिलना है, उसको भी इस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है कि आप शिकायत तो फाइल कर ही सकते हैं, लेकिन आप ये भी बता सकते हैं कि मैं राहवीर था, मैंने मदद करी, और जो इनाम जो भारत सरकार ने इसमें सुनिश्चित करा है वो अगर आप चाहें तो आपको मिल सकता है। तो उसके लिए उनको कोई सबूत और कोई साक्ष्य तो नहीं जुटाने पड़ेंगे, क्योंकि अपने यहाँ सबसे बड़ी चिंता तो ये कि जैसे ही कोई चीज आती है उसकी इतनी कागजी कार्रवाई होती है कि व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो इसमें अगर जो राहवीर है जिसने मदद की है एक घायल की, उसको क्या करना होगा कि वो न सिर्फ सुरक्षित हो कानून की पचड़ेबाजी से, बल्कि उसको वो जो पुरस्कार सरकार ने तय किया है वो भी मिले? जी,